सन। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं क्रिकेट अंपायर सुबोध हार्डीकर से। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लग रहा है बताइए? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खास करके मैं क्रिकेट के मैदान से मैं स्टूडियो पे आया हूँ रेडियो के। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कुछ मैं अलग कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि क्या क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी एकदम बचपन से हो गई थी? किस उम्र से शुरू किया था क्रिकेट और क्या आपके घर में क्रिकेट का माहौल था? बिल्कुल, मैं मतलब बचपन से मुझे सारे खेल में ही मुझे दिलचस्पी थी। अच्छा। और खास करके क्रिकेट में मुझे दिलचस्पी थी। तो मैं सब खेल अच्छा खेलता था, क्रिकेट देखना, फिर उसके बारे में पढ़ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, उस जमाने में टेलीविजन पर क्रिकेट मैचेस आया करते थे और कई महान खिलाड़ी जो हैं वो एक साथ सक्रिय थे। आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन से रहे थे उस जमाने में, पूरी दुनिया के, न सिर्फ भारत के? तभी के मुझे सुनील गावस्कर मुझे बहुत ही पसंद थे, जो ओपनिंग के लिए उतरते थे जी। शेन वॉर्न मेरे बहुत ही मतलब फेवरेट प्लेयर है। क्या बात और है? सचिन तेंदुलकर। अच्छा, ये बताइए कि आमतौर पर जब दिलचस्पी क्रिकेट में होती है तो लोग खिलाड़ी बनते हैं। लोग सोचते हैं कि बॉलर बना जाए या एक अच्छा बैट्समैन बना जाए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो विकेट कीपर बनने की तरफ ध्यान देते हैं। आप क्रिकेट खेलते हुए क्या करते थे और फिर अंपायरिंग की तरफ कैसे मुड़ गए आप? क्रिकेट खेलते हुए मुझे बॉलिंग ज्यादा बहुत पसंद थी और जी। मैं लेग स्पिन डालता था। मैंने क्या बोला बात था है? कि भारत शेन में वॉर्न लेग मुझे स्पिनर्स की तो कमी हो गई आज। मैंने कहा था कि मैं शेन वॉर्न मेरा फेवरेट है, तो मैं लेग स्पिन डालता था। बहुत अच्छी बात है। लेग स्पिन डालते हुए आप किस तरह का आपका प्रदर्शन था और उसके बाद वहां से अंपायरिंग का रास्ता कहां से आ गया? लेग स्पिन के बारे में मैं बोला जाऊँ कि लेग स्पिन एक बहुत ही मुश्किल आर्ट है। हाँ। क्रिकेट में बॉलिंग में बहुत अच्छा शब्द आपने कहा, कला है। मतलब खेल से बढ़कर लेग स्पिन एक कला है। कला है, बिल्कुल। उसके उसमें आपको अपनी रिस्ट कलाई इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसका लोच जो होता है। जी। और उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है। आपको उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी जी। वो शायद मेरी कम पड़ गई। हाँ। तो मैं मतलब खिलाड़ी के तौर पे मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सका। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मुझे क्रिकेट में अगर कुछ करना है तो मैंने अंपायरिंग करने का डिसीजन लिया। बहुत बढ़िया है ये। मतलब ये था कि क्रिकेट से आपको लगातार जुड़े रहना था और अगर खेल नहीं सकते तो फिर अंपायर बनकर क्रिकेट के मैदान पर रह सकते हैं। अच्छा आइडिया था आपका ये। मुझे बताना है कि एक्चुअली मेरी बहन थी, उसने अंपायरिंग का एग्जाम दिया था। अच्छा। वाह। तो उसमें वो मतलब सक्सेस नहीं मिला उसको, तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कुछ स्पोर्ट्स में करना है क्रिकेट में तो तुम अंपायरिंग का एग्जाम दे दो। जी। तो मैंने मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद अंपायरिंग का एग्जाम दिया, उसमें मैं पास हो गया। वाह। और मैंने तभी से मैचेस करना शुरू किया और अभी अच्छा। 10 बरस हो गए मैं क्रिकेट अंपायरिंग कर रहा हूँ। क्या बात है। आपके अंपायरिंग के अनुभव के बारे में पूछेंगे, लेकिन एक सहज सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये अंपायरिंग का एग्जाम किस तरह का होता है? ये मैदान पर होता है या एग्जामिनेशन हॉल में होता है? अंपायरिंग का एग्जाम उसमें 3 तरीका होता है। एक तो सबसे पहले रिटन एग्जाम देना पड़ता है आपको। जी। उसमें आपको 90% लाने पड़ते हैं। उसके बाद रिटन के बाद आप ओरल एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद प्रैक्टिकल। वाह। और इस तीनों में आपको 90% लाने पड़ते हैं, तो आप पास होते हो इसमें। अच्छा। तो ये मान लीजिए कि हमारे जो श्रोता हैं उनमें से कोई देश के अलग अलग हिस्सों में है, कोई दक्षिण भारत में है, कोई उत्तर भारत में है, कोई और अन्य जगहों पर है, वो अंपायरिंग का एग्जाम देना चाहें तो क्या उनको मुंबई आना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सब स्टेट के अलग अलग एसोसिएशन होते हैं। अच्छा। तो वो वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। राज्य स्तर पर एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद बोर्ड का एग्जाम होता है, बीसीसीआई का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। तो आप अगर उसमें उत्तीर्ण हो जाए तो आप भारत के सब डोमेस्टिक मैचेस होते हैं वो कर सकते हैं उसमें। अच्छा। और फिर इंटरनेशनल अंपायर भी बन सकते हैं? हाँ, उसके बाद ऑल इंडिया पैनल का और एक एग्जाम होता है। तो आपको उसके बाद भारत के जो अच्छे मैचेस होते हैं, दुलीप ट्रॉफी करके कुछ विजिटिंग टीम आते हैं, उसके ए मैचेस ए टीम के वो करने मिलते हैं, जिसको हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बाद आपको इंटरनेशनल पैनल पे मौका मिल सकता है। ये जो करियर है अंपायरिंग का, आपको क्या लगता है कि क्या एक अकेला करियर के रूप में हो सकता है या आप कुछ और करते हुए अंपायरिंग करें तो ज्यादा बेहतर रहता है? बात ऐसी है, अगर आप कुछ लेवल तक पहुंच पाए, इंटरनेशनल लेवल तक, तो एक पूरा करियर हो सकता है जी। अदरवाइज आपको आप अगर मुंबई लेवल पे कर रहा है तो एक पार्ट टाइम करियर आप मतलब ऐसे बोल सकते हैं, अपना सकते हैं।
जी, मतलब ये कि क्रिकेट के मैदान पर बतौर अंपायर शौकिया तौर पर भी रहा जा सकता है और वो एक आपका एक साइड प्रोफेशन हो सकता है। साइड प्रोफेशन, और मुंबई में बहुत सारा क्रिकेट है, इतना क्रिकेट है कि आप हर रोज भी अंपायरिंग कर सकते हैं। क्या बात। वैसे भी ये माना जाता है कि मुंबई तो क्रिकेटर्स का और क्रिकेट का गढ़ रहा है। यहाँ गलियों से लेकर मैदानों तक क्रिकेट ही क्रिकेट बिखरा हुआ है। बिल्कुल, मतलब क्रिकेट की हम पंडरी बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अच्छा, जब पहली बार आपने किसी मैच के लिए एग्जाम देने के बाद बाकायदा अंपायरिंग की थी, तब कैसा अनुभव था? घबराहट हो रही थी, टेंशन में थे, क्या हो रहा था? मुझे मतलब पहले ऐसा लगा नहीं था कि मैं अंपायरिंग कर सकूंगा। ग्राउंड के आपको मैदान पे 6-6 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। वो एक सबसे बहुत ही मुश्किल बात है, धूप में खड़ा रहना। जी। उसके बाद आपको सही डिसीजन, निर्णय देने पड़ते हैं। प्रॉपर फोकस होना है। प्रॉपर फोकस, बहुत सारा आत्मविश्वास चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए उसके लिए। तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया जी। और 10 बरस मैंने बिताए इसमें। अच्छा, आपके इस 10 बरस लंबे करियर में अंपायरिंग के दौरान ऐसा हो नहीं सकता कि कभी कोई विवाद ना हुआ हो, कभी कोई नोक झोंक नहीं हुई हो? तो हमें ऐसी किसी घटना के बारे में बताइए जबकि बवाल खड़ा हो गया। ज्यादातर नहीं हुआ अभी तक मैंने। एक बार हुआ था, एक वाकया मुझे याद है। एक कांगा लीग का मैच था। तो कांगा लीग यानी वो जो बारिश में, मुंबई में बारिश में एक बड़ा टूर्नामेंट है। बारिश में खेलते हैं। मुझे एक बताना कि कांगा लीग ये मुंबई का टूर्नामेंट है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ऐसा टूर्नामेंट नहीं है कि वो बारिश में हम लोग खेलते हैं। बहुत सही। क्रिकेट जी। तो कुछ अलग, ये अलग ही टूर्नामेंट है और उसका अनुभव भी काफी अच्छा होता है। और बारिश वाले मैच में अंपायरिंग की वो दिलचस्प घटना अपने आप में मजेदार होगी वो तो। हाँ बिल्कुल। एक लास्ट ओवर था और उनको जीतने के लिए एक विकेट चाहिए था और लास्ट बॉल पे उन्होंने बहुत बड़ा अपील किया, कॉट बिहाइंड का। तो मैंने वो नॉट आउट दिया, टर्न डाउन किया। तो जो सारे 11 खिलाड़ी थे, हाँ। वो मेरे ओर दौड़ते हुए आए थे। तो उसी एग्रेशन दिखाया, मेरे ओर दौड़ते हुए आए। बहुत सारा बड़ा अपील हो गया, फिर भी मैंने एकदम काम कंपोज रहा और मैंने मेरा अपना निर्णय दिया, डिसीजन दिया। और मुझे बिल्कुल याद है ये वाकया। इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण सामने आई अंपायरिंग के करियर की, कि कई बार आप अपना एक निर्णय देते हैं, आपका पूरा फोकस रहता है और आपको लगता है कि जो सही है आप वो कह रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में एक परंपरा है जोरदार अपील करने की, अंपायर के ऊपर दबाव डालने की। एक अंपायर के ऊपर पूरी टीम का जब दबाव पड़ता है और जो प्रेशर अपील जिसको कहते हैं वो करते हैं, तब अंपायर की मनस्थिति पर क्या असर पड़ता है? क्या वो उहापोह में आता है या फिर वो बिल्कुल पूरी तरह से फोकस रहता है? जैसे जैसे आप मतलब अंपायरिंग करेंगे, आपको जैसा अनुभव मिलेगा जी। उस तरीके से आप मतलब उसमें सीख सकते हैं कि कौन से अपील पे क्या करना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए और मतलब प्लेयर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। वो अपने आप को मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव से आ सकता है ये सब कुछ। आजकल ये देखा गया है कि क्रिकेट में स्लेजिंग होती है, छींटाकशी कर दी जाती है, कई बार इस तरह की बातें की जाती हैं जैसे कि अंपायर पर कोई बात कह दी या आपस में खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर कोई बात कह दी और किसी तरह की कोई नोक कोई बातें हो गई। ऐसे में अंपायर की क्या भूमिका होती है? मान लीजिए अंपायर के ही ऊपर छींटाकशी है या किसी खिलाड़ी के ऊपर है। आजकल मतलब प्लेयर्स के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लाई गई है जी। अगर आप अंपायर्स को मतलब पूरी तरह से अपील कर सकते हो, अगर आप उसको गालियां देते हैं और कुछ भी आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो आपको इमीडिएटली आपको उसमें फाइन मिलता है। जी, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आजकल जो है वो मशीनों का बहुत सहारा लिया जाता है, इतने सारे कैमरे मैदान पर होते हैं तो उसकी वजह से रीप्ले देखा जाता है और रीप्ले की जो टेक्निक है वो भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई, फ्रेम टू फ्रेम देखते हैं। कई बार मैदानी अंपायर का फैसला थर्ड अंपायर गलत साबित कर देता है और उसके खिलाफ बता देता है। कई बार मैदानी अंपायर को थर्ड अंपायर को देना पड़ता है जब वो संशय की स्थिति में होता है। मशीनों के इंटरप्रिटेशन पर आपका क्या कहना है? मुझे बताना है कि कुछ जो निर्णय होते हैं वो उसे बोलते हैं नेकेड आई हम नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। जो कि रन आउट का डिसीजन होता है, हम लोग देखते हैं कि मिलीमीटर का उसमें फर्क होता है और जो मतलब कैच अगर कैरी हुआ है नहीं वो भी हम मतलब ऐसे ही मैदान पे बताना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी समय थर्ड अंपायर का मतलब बहुत अच्छा मतलब उपयोग है उसका। तो थर्ड अंपायर का जो मतलब काम है वो अच्छा एक काम है और एक मैं बोलता हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है क्रिकेट में अंपायरिंग के। आपको अगर अचूक निर्णय चाहिए तो थर्ड अंपायर बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्या आपको ऐसा लगता है कि थर्ड अंपायर के आने से या इतने सारे बारीक कैमरे के आने से जो मैदानी अंपायर है उसकी भूमिका थोड़ी कम हो गई है, या उसके आत्मविश्वास पर असर पड़ा है? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ता है कि इसमें बहुत सारे कैमरेज लगा रहते हैं, तो अंपायर मैं बोलता हूँ उसमें एक्सपोज हो जाता है। तो अंपायर्स को वहाँ पे अपना 100% 100% देना पड़ता है कि अपने नो बॉल देखना है, ये लाइन लेंस मतलब कहाँ पे पिच हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब कुछ देखना है। तो अंपायर के ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, बढ़ गया है। खास करके इंटरनेशनल लेवल में ज्यादा कैमरे होते हैं, तो उसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, अंपायर्स को 100% देना पड़ता है। जी। अच्छा, जब मैच होता है, महत्वपूर्ण मैचेस हैं मान लीजिए, और आप अंपायरिंग कर रहे हैं, तो आपकी किस तरह की दिनचर्या होती है? आप अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं? क्या खान पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 6-7 घंटे खड़े रहना है दिन भर? मैं मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा बहुत योगा करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ फिट रहने के लिए। वो बहुत काम आता है, क्योंकि आपको 6-6 घंटा खड़े रहना है और फोकस रखना है, तो ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी होती है। मतलब ये है कि मैच के दिन आपको बहुत सारी तैयारी करके जाना पड़ता है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन भी पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा जी। वो भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, जरूरी है कि आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होने मालूम चाहिए। हर एक टूर्नामेंट के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। और जो कि एमसीसी लॉज, क्रिकेट के मेरीलेबन क्रिकेट लॉज है, वो भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है अंपायरिंग करने के लिए। आमतौर पर जब हम क्रिकेट मैचेस देख रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस जो है वो खिलाड़ियों पर होता है, दोनों टीमों पर होता है, अंपायर के डिसीजन पर होता है। लेकिन उस बेचारे अंपायर पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो एक धुरी है जिसके चारों तरफ पूरा मैच चल रहा है। आप एक अंपायर के तौर पर इतने सारे जो हमारे श्रोता हैं, जो क्रिकेट के बहुत जुनूनी दर्शक हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं मतलब निवेदन करना चाहूंगा कि अंपायरिंग एक की बहुत ही मुश्किल काम है। अगर अंपायर से गलती हो गई तो मतलब इंसान है, इंसान से गलतियां होती है। बिल्कुल। अगर अंपायर से भी गलतियां होंगी तो आप इतना बवाल मत मचाइए। इतना ही मैं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंपायर की जगह अगर कोई सामान्य इंसान भी हो तो उससे चूक हो सकती है। हमारी दृष्टि की हम सीमाएं हैं, हमारे डिसीजन की सीमाएं हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्रिकेट के अलावा आपकी जिंदगी में क्या है? और मैंने सुना है कि आप और भी बहुत सारे खेल खेलते रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे बचपन से ही अलग अलग खेल खेलने की बहुत रुचि है। तो मैं शतरंज खेलता था। अच्छा, मैं मुंबई लेवल तक शतरंज खेला हूँ। टेबल टेनिस में क्लब में खेलता हूँ। वाह। और अभी हाल ही में मैंने नए बात सीखने शुरू की है, वो शूटिंग। अच्छा, वाह। तो अभिनव बिंद्रा ने मुझे बहुत सारी स्फूर्ति दी है, क्या बात कुछ अलग करने की। तो मैं अभी सीख रहा हूँ वो भी। तो ये ओलंपिक के बाद आपने शूटिंग शुरू की है, सीखनी है? अभी शुरू की है मैंने। क्या बात तो उससे मुझे मतलब मेरे अंपायरिंग के करियर में भी बहुत मतलब फायदा होता है उसका। शूटिंग में भी आपको मालूम है कि उसमें बहुत सारा कंसंट्रेशन चाहिए जी। तो उसका फायदा मुझे मेरे अंपायरिंग के करियर में भी होता है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो कि क्रिकेट की दुनिया में सक्रिय रहना चाहते हैं, घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, घरेलू या स्कूली क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने राज्य की तरफ से कुछ लोग खेल पाते हैं, क्या आपको लगता है कि एक भारतीय टीम में पहुंचने वाले खिलाड़ी के लिए किस तरह की मेहनत, किस तरह के जुनून की और किस तरह के अनुशासन की जरूरत हो सकती है? एक अंपायर के तौर पर अगर आप थोड़े से टिप्स देना चाहें हमारे श्रोताओं को। सबसे पहले मुझे कहना है कि आपके अंदर नेचुरल टैलेंट होनी चाहिए, नेचुरल टैलेंट। और उसके बाद कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। जी जी। तो मतलब मेहनत के अलावा कुछ भी वहाँ पे नहीं है। मेहनत करो। और अगर आपको मतलब कुछ मुकाम तक, ऊंचाई तक पहुंचना है तो मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत ही चाहिए और बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास चाहिए जी। मुझे वहां तक पहुंचना है। जी जी। तो यही दो बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। सुबोध हार्डिकर जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे इनसे मिलिए कार्यक्रम में बातें करते हुए, लेकिन आज का कार्यक्रम का हमारा वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो अगले हफ्ते आपसे क्रिकेट के और अंपायरिंग के दिलचस्प पहलुओं पर बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की तकनीकी सहयोगी तेजश्री शेट्टे और प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है। इनसे मिलिए।